आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्होंने सिर्फ भारत के संविधान की रचना ही नहीं की, बल्कि समाज को बराबरी और आप कह सकते हैं न्याय का रास्ता भी दिखाया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके जरिए हम उनके जीवन और विचारों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर कोई व्यक्ति इतिहास को एक नई दिशा दे सकता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के विचार खासकर सामाजिक न्याय पर और संवैधानिक नैतिकता पर, ये नहीं कि सिर्फ कानून का पालन हो, बल्कि संविधान की जो आत्मा है, जो उसके मूल्य हैं, वो शासन और समाज के हर काम में दिखें। और ये चीजें आज भी आप देखें तो बेहद प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए एक बार, एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी के नल तक को छूने की इजाजत नहीं थी, वो आगे चलकर पूरे देश का सबसे बड़ा कानून लिखता है। 14 अप्रैल 1891 महू में जन्म हुआ उनका। महार जाति से थे और छुआछूत का जो दंश था वो बचपन से झेलना पड़ा। स्कूल में अलग बैठना, पानी अलग पीना, ये सब रोज की बात थी उनके लिए। लेकिन जो स्रोत हमें बताते हैं, इन भयानक बाधाओं के बावजूद उनमें ज्ञान की प्यास वो अद्भुत थी। हाँ, और ये प्यास सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के बाद उन्हें बड़ौदा महाराज से स्कॉलरशिप मिली और वो अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कोलंबिया में जॉन डेवी जैसे जो विचारक थे, उन्होंने उनकी लोकतंत्र और समानता की समझ को, आप कह सकती हैं, और गहरा किया है। और इसकी झलक बाद में संविधान सभा में उनके तर्कों में साफ दिखती है। अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, इन सब में डिग्रियां ली तो ये डिग्रियां सिर्फ उन्हें विद्वान नहीं बना रही थी, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक नक्शा भी दे रही थी। और ये जो विश्व स्तरीय शिक्षा थी, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। जैसा आपने कहा, उन्होंने इसे सीधे जमीन पर उतारा, है ना। 1927 का वो महार सत्याग्रह या फिर नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, ये सिर्फ अधिकारों की मांग भर थे या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, ये सिर्फ पानी या मंदिर में जाने के अधिकार की ही लड़ाई नहीं थी। हाँ। जैसा हमने इन दस्तावेजों में पढ़ा है, ये आंदोलन असल में जो सोया हुआ दलित समाज था, उसको झकझोरने का, उनमें आत्मसम्मान जगाने का एक तरीका थे। उनका जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, वो यहीं से ऊर्जा लेता है। हाँ। और फिर मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार, वो भी इसी चेतना को फैलाने के साधन बने। ये प्रतीकात्मक रूप से दलितों को ये बताने का तरीका था कि भाई आप भी बराबर के नागरिक हैं। फिर उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जोरदार वकालत की। और इस मुद्दे पर गांधी जी से उनका गहरा मतभेद हुआ। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि दोनों का लक्ष्य तो समाज सुधार ही था, पर रास्ते और प्राथमिकताएं वो शायद अलग थीं। सही कहा। पृथक निर्वाचन का मतलब होता कि दलित उम्मीदवार सिर्फ दलित वोटरों द्वारा ही चुने जाते। इससे उनकी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनती। गांधी जी को ये डर था कि इससे हिंदू समाज जो है वो बंट जाएगा। खैर, अंत में 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ये एक तरह का समझौता था जिसमें पृथक निर्वाचन की जगह दलितों के लिए आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीट्स, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में तय की गईं। कुछ जानकारी से अंबेडकर की जो मूल मांग थी उससे एक कदम पीछे हटना भी मानते हैं, पर हाँ, इसने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित किया। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो अहम मोड़। 1947 में उन्हें संविधान की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी? बहुत बड़ी। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत, गहन बहसें चलीं और उसके बाद जो संविधान बना उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इन मूल्यों को नींव बनाया गया। एक स्रोत इस बात पर खास रोशनी डालता है कि अनुच्छेद 17 के जरिए छुआछूत का अंत करने पर उनका कितना जोर था। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं कहा, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा, जो समाज की जरूरतों के हिसाब से विकसित हो सके। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। हाँ, और ये संविधान दलितों, महिलाओं और सभी कमजोर वर्गों के अधिकारों की गारंटी बना। लेकिन संविधान बनाने के बाद भी उनका संघर्ष थमा नहीं। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए जाति व्यवस्था से पूरी तरह मुक्ति शायद संभव नहीं है। और इसी सोच के चलते उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में
उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को तर्क, करुणा और समानता पर आधारित एक ऐसा रास्ता देखा जो सामाजिक सुधार ला सकता है। उनके लिए ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि जाति की जो बेड़ियां थीं उनसे निकलने का एक रास्ता था। और फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। हाँ, उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत, उनके विचार, उनका संघर्ष वो आज भी जिंदा है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें यही सिखाती है कि शिक्षा, एक अटूट इरादा और लगातार संघर्ष ये कैसे न सिर्फ व्यक्तिगत बाधाओं को तोड़ सकता है, बल्कि पूरे समाज की सोच और उसकी बनावट को बदल सकता है। उनका वो संदेश, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, आज भी उतनी ही ताकत रखता है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर जो रास्ते अपनाए, जो रास्ते दिखाए, वो आज की जो बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में कितने कारगर साबित हो सकते हैं।